हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हिंदी में अगर बीएड में हमें हिंदी में प्लान बनाने हो, लेसन प्लान, तो उसे कैसे बनाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पद पाठ योजना बनाना। तो आइए शुरू करते हैं अपना पद पाठ योजना बनाना। इसे बनाना कैसे आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पद पाठ योजना। ये पद और गद्य और साथ में ग्रामर यानी कि व्याकरण में भी बनती है। और मैं आपको धीरे धीरे तीनों ही प्लान बनाना यहाँ पे इस क्लास में बताने वाली हूँ। तो बनाना कैसे ही हमारा आज का पद पाठ योजना। एक, सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है कि आप किस स्कूल में टीचिंग के लिए गई हैं, या फिर जिस भी स्कूल के लिए आप पद प्लान जो है बना रही हैं, आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम आ जाएगा। जो भी आपके स्कूल का नाम है XYZ है ना, आप वो यहाँ लिख देंगे। फिर आपको क्लास के लिए किस क्लास का है, तो जैसे कि मेरा ये जो प्लान है ये मेरे 8वीं क्लास का है, तो मैंने अपने यहाँ पर 8वीं कक्षा लिख दी है। ठीक है। फिर मेरा जो विषय है वो हिंदी का पद है, और जो मेरा टॉपिक है वो है फूल और कांटा। ये 8वीं की हिंदी क्लास की बुक में जो है एक कविता है। फिर यहाँ लिखना है आपको दिनांक, किस डेट को आपको पढ़ाना है। यहाँ पर वर्ग लिखना है, यहाँ पे कालांश यानी पीरियड आपका, और यहाँ पर अवधि जो कि होती है आपकी 40 मिनट की। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है इसके सामान्य उद्देश्य, यानी कि आप जो इस पाठ को पढ़ाने वाले हैं इसके नॉर्मल जनरल उसके उद्देश्य क्या है। तो जिसके जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो होते हैं ये: छात्रों में लय ताल भाव के अनुसार पद पाठ करने की योग्यता क्षमता उत्पन्न करना, यानी कि जो छात्र जो स्टूडेंट है जो भी कविता पद वो लोग पढ़ रहे उसे बिल्कुल लय के साथ वो लोग उसे पढ़ना सीख सके। दूसरा है छात्रों में कविता के भावों, कल्पनाओं तथा अर्थ को समझने की योग्यता उत्पन्न करना। जो भी हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसका भाव उसका अर्थ तो समझ में, ऐसे तो इसे पढ़ लो चले गए, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसका अर्थ क्या, वो पंक्ति हमें क्या कहते, वो कवि हमें क्या बताना चाहते, उस अर्थ को भी समझना बहुत जरूरी होता है। हमारे इस पद पाठ का जो उद्देश्य है वो ये है: छात्रों में काव्य भाषा एवं भाव सौंदर्य की क्षमता उत्पन्न करना। जो बच्चे हैं उनके अंदर काव्य की जो भाषा, उसका जो भाव है उसकी क्षमता को उत्पन्न करना, ताकि बच्चे उस भाव को अच्छे से समझ सकें। इसके बाद है छात्रों को काव्य साहित्य से परिचित कराते हुए उनमें रुचि का विकास कर स्व अध्ययन करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि जो बच्चे हैं काव्य के प्रति उनकी रुचि तो हो, अपनी इच्छा से पढ़े, और पढ़ने के साथ साथ उसको खुद से पढ़ना भी सीखे। ऐसे नहीं कि हम किसी ने हमें प्रेशर बनाया भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, हम अपनी इच्छा से उसको पढ़ सके ना, ऐसी क्षमता बच्चों के अंदर उत्पन्न करना हमारा ये पद पाठ का उद्देश्य होता है। फिर है छात्रों में साहित्य का सृजन करने की क्षमता उत्पन्न करना। बच्चे भी साहित्य के प्रति साहित्य को समझ सके, कुछ वो लिखने का प्रयास करें, कुछ समझने का प्रयास करें, बच्चों के अंदर इस योग्यता को बढ़ाना हमारा उद्देश्य होता है। फिर है इसका विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि इस पाठ को जो पद पाठ पढ़ा इसका क्या उद्देश्य है: छात्रों को जीवन में अच्छे व्यवहार का महत्व, ये महत्व थोड़ा सा कट गया है, महत्व बताना कि जो हमने जो पद पाठ हम पढ़ने वाले उसका महत्व कैसे, उस अध्याय को, उस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य कि बच्चों में सही व्यवहार क्या होता है, हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, उसका महत्व बताना। फूल और कांटों के माध्यम से क्रमशः सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के व्यवहार के अंतर से अवगत करना, यानी कि एक सज्जन व्यक्ति इसका व्यवहार अच्छा और एक दुर्जन व्यक्ति इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो दोनों के व्यवहार में क्या डिफरेंस है बच्चों को बता सके, ताकि बच्चे जो है सही व्यवहार और बुरे व्यवहार का पहचान कर सके, उनको पहचान हो दोनों व्यवहार कैसा होता है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसकी जो सहायक सामग्री है वो है फूल और कांटों का चार्ट। आवश्यक सामग्री है चाक, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, यानी जो बोर्ड होता है रोलिंग बोर्ड, को मोड़ के फोल्ड करके रख भी सकते हैं, वो होता है लपेट श्यामपट। फिर इसका पूर्व ज्ञान, छात्रों को फूल और कांटों के बारे में सामान्यता, यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, ये सामान्य जानकारी, यानी बच्चों को नॉर्मली पता है कि भाई फूल क्या होता है और कांटे क्या होते हैं। ये हमारा फूल और कांटों का छोटा सा चार्ट है। यहाँ पे ये फूल बना हुआ है, साथ में कांटे भी है और यहाँ पे एक तितली भी है। तो ये है हमारा फूल और कांटों का चार्ट, जो हम मतलब बच्चों को डेमो के तौर पे क्लास में दिखाएंगे, वो ये चार्ट है। इसके बाद हमारा होता है प्रश्नावली प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों से हमें बिना टॉपिक को बताए अपना जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन को करते हुए जो हमारा टॉपिक है बच्चों से ही निकलवाना होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए हमने प्रस्तावना यहाँ पे प्रश्न बना लिया, और यहाँ उसके उत्तर ये उत्तर हमारे संभावित उत्तर होते हैं, यानी हम संभावना करते हैं कि बच्चे ऐसे उत्तर हमें देंगे। तो मैंने पहला प्रश्न किया, सुबह सुबह की ठंडी हवा के साथ क्या अच्छा लगता है।
है ना। जो सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है क्या अच्छा है, तो जाहिर सी बात है बच्चे क्या बोलेंगे कि सुबह सुबह की ठंडी हवा के साथ सैर करना अच्छा लगता है। अब हो सकता है किसी को सो रहे अच्छा लगता है, किसी को झूले झूले, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें मॉर्निंग वॉक बहुत ही अच्छी लगती है सुबह सुबह। सैर करने हम कहाँ जाते हैं? सैर करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बगीचे में, पार्क में। कुछ लोग सड़कों के किनारे किनारे भी घूमते हैं, तो नॉर्मली हम बगीचे पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। बगीचे में क्या क्या होता है? बगीचे में पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, घास, पक्षी, झूले वगैरह सब कुछ कहाँ होते हैं? बगीचे में। अब यहाँ पे क्या खास बात क्या कि हमने जो पहला प्रश्न किया और बच्चों ने जो उसका उत्तर दिया, हमें इसी आंसर से अपना दूसरा प्रश्न बनाना होता है। यानी कि हमारे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आंसर या क्वेश्चन कहीं भी बाहर से किसी हमारे टॉपिक से अलग हो। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से आपस में कोरिलेट होने चाहिए। हर आंसर से ही आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, यही इस प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता है। और इस तरह से बनाने के अंत में हमारा जो टॉपिक है अपने आप ही बाहर निकल के आ जाए। अब बच्चों ने क्या जवाब दिया कि बगीचे में क्या क्या होता है? पेड़, पौधे, घास, फूल, पक्षी, झूले वगैरह होते हैं। अब पेड़ पौधों पर क्या क्या होता है? हमने अगला क्वेश्चन बना दिया है, पेड़ पौधे वाला शब्द उठाया, नया क्वेश्चन बना दिया कि पेड़ पौधे पर क्या क्या होता है। अब बच्चों ने क्या कहा कि पेड़ पौधों पर फल फूल होते हैं, है ना, पक्षी भी होते हैं। बच्चे तो यही जवाब देंगे। जो पेड़ में क्या होंगे? पक्षी होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं। अब हमने इसी फल फूल से अपना अगला प्रश्न बना दिया, फूलों के साथ पेड़ों पर क्या होता है? तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? फूलों के साथ पेड़ों पर कांटे होते हैं। ये हमारे सारे संभावित उत्तर थे और उन्हीं उत्तरों की मदद लेते, उन्हीं उत्तरों की सहायता से हमने अपना टॉपिक निकाल लिया कि फूल और ये कांटे हमारा यहाँ पर टॉपिक निकल गया। अब कोई जरूरी नहीं कि जो आपका टॉपिक है बिल्कुल परफेक्ट वही शब्द आए, उससे जुड़ा हुआ, उससे मिलते जुलते शब्द यहाँ पर आपके आंसर के रूप में आ सकते हैं। अब हमें लिखना है इसका उद्देश्य कथन कि हम इस जो पद पाठ में पढ़ाने वाले हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है कि फूल और कांटा नामक कविता का रसास्वादन अध्ययन करेंगे, जिसमें फूल और कांटों के माध्यम से सज्जन और दुर्जन के बारे में बताया गया है। यानी ये जो पद पाठ योजना पढ़ने वाले इसका एकमात्र इसका मेन उद्देश्य क्या है कि फूल और कांटों की हेल्प लेकर हम ये जानेंगे कि सज्जन व्यक्ति और एक दुर्जन व्यक्ति दोनों में क्या डिफरेंस है। इस पाठ को पढ़ के इसके जो भाव है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है इसका प्रस्तुतिकरण, है ना, जो कि शुरू से है जन्म। और जो अब ऐसा तो नहीं कि हम पूरे पद पाठ को जो पूरे आपके सामने पद दिया वो पूरा लिख दें, तो हम क्या करते हैं शुरू के 2 शब्द लिख देते हैं और डैश डैश ऐसे करते हुए जो अंत में जो अंतिम पैराग्राफ का जो 2 वर्ड होते हैं वो लिखते हैं। बड़प्पन की कसर, आपको किस किस तरह से हम समझाने वाले, हमने कौन सी विधि यहाँ पे यूज की है? शिक्षण विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान विधि की इस पद पाठ को पढ़ाते समय पूरे पाठ का जो आपको जो सार है वो आपको समझाएंगे। प्रदर्शन में चार्ट दिखाया और फिर प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर की हेल्प लेकर इस पाठ को सामने आपके पूरा प्रस्तुत करेंगे। अब जो मेन चीज है वो ये है कि बनाना कैसे है। हमें लिखना है पहले शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रिया यानी टीचर्स एक्टिविटी, छात्र छात्र क्रिया यानी स्टूडेंट एक्टिविटी और श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु उसमें आएगा ये आदर्श वाचन, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी कि हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं जब हम उनको पढ़ा रहे हैं तो उनका पढ़ाने के पीछे हमारा जो बच्चों का विकास होगा क्या होगा कि श्रवण क्षमता का विकास होगा। अगर हम बच्चों को कुछ बोल के पढ़ा रहे हैं और बच्चे उसको सुन रहे हैं तो उनकी जो सुनने की क्षमता है, जो उनकी सुनने की योग्यता वो बढ़ जाएगी, उसका विकास होगा। फिर टीचर्स एक्टिविटी में क्या है? छात्रा अध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय, गति एवं भावानुसार कविता का वाचन किया जाएगा। यानी जो टीचर है वो क्या करती है, बच्चों के सामने जो पद है उसको बिल्कुल सही कि हमें किस शब्द को ज्यादा तेज बोलना है, किसको बहुत लंबा खींचना है, किस शब्द को छोटा सा बोलना है, तो बिल्कुल लय के साथ उसको अच्छे तरीके से इस तरह से बच्चों को हम पढ़ते हैं उसका जो भाव है बच्चे उसको समझ सकें। फिर है छात्राध्यापिका क्रिया में सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भाई जब टीचर बच्चों को ध्यान से मजे से अच्छे से ध्यान से पढ़ा रही है, उसको सारे के भाव समझा रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। और हमें श्यामपट पर क्या लिखना है? फूल और कांटा, जो कि हमारा टॉपिक है, हमारे पद का शीर्षक है। फिर है इसके बाद अनुकरण वाचन, इसमें आएगा सस्वर वाचन की क्षमता का विकास। यानी जब बच्चे मुंह से बोल बोल कर पढ़ेंगे तो ये होता है सस्वर यानी आवाज निकालते स्वरों के साथ पढ़ते हुए। जब बच्चे मुंह से बोल बोल के पढ़ेंगे तो उनका बोलकर पढ़ने की क्षमता का भी विकास होगा। छात्राध्यापिका क्रिया द्वारा पद खंड का वाचन किया जाएगा।
है ना। जो टीचर है उस पद खंड का पूरे पद का एक साथ नहीं पढ़ सकते, पद को छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ेगी। अब 2-3 छात्र पद खंड का वाचन करेंगे। जब टीचर ने पद खंड छोटा छोटा उसका भाग पढ़ा तो बच्चे भी उसको पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ को लिखने जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है ना शब्दार्थ, वो क्योंकि शब्द कोश वृद्धि, बच्चों को तो सभी शब्दों के अर्थ पता चल जाएंगे तो उनकी जो मैन में जो उनकी डिक्शनरी चल रही है उसका वो बढ़ जाएगी, बच्चों को शब्दों के अर्थ पता चल जाएंगे। छात्राध्यापिका द्वारा कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। अब जो कविता वहाँ पे टीचर पढ़ रही है उसमें बहुत से ऐसे वर्ड है जिसका अर्थ बच्चों को नहीं पता, तो टीचर क्या करते हैं उन सारे कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों को बताती है। छात्र शब्दों के अर्थ उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो भी शब्दों के अर्थ टीचर बच्चों को बता रही बच्चे उसको नोट करेंगे, क्योंकि सुनी हुई बातें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उसको हम लिख लेते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है और हम कभी भी जब भी इस किताब को अपने कॉपीज के पेज पलटेंगे तो हमें नजर आ जाएगा और हमें वो दोबारा से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद है द्वितीय आदर्श वाचन, श्रवण एवं भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास, यानी सुनकर, कविता को सुनकर, पद को सुनकर उसका भाव है उसको सुनकर समझने की क्षमता हमारे अंदर अपने आप ही बढ़ जाती है जब हम टीचर द्वारा पढ़ाए गए कविता को, पद को ध्यान से सुनते हैं। अब टीचर्स एक्टिविटी में क्या आएगा, छात्राध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय एवं गति के साथ एक बार पुनः कविता का वाचन किया जाएगा। अब टीचर ने एक बार पढ़ाया, बच्चों ने डिफिकल्ट वर्ड नोट कर लिए, नोट करने के बाद ताकि बच्चे को और अच्छे समझ के दोबारा से उस पदखंड को, उस कविता को दोबारा से पढ़ा जाएगा। फिर बच्चों में क्या करना है, बच्चों को सभी छात्र कविता को सुनकर उसका भाव ग्रहण करने का प्रयास करें। सभी बच्चे के जब हम 2 बार 3 बार सुनते हैं तो उसका जो भाव, उसका जो अर्थ है वो अपने आप हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है और बच्चे भी ये कोशिश करेंगे कि टीचर जो कविता जो पद उनको पढ़ाया है उसका भाव वो लोग समझ सकें। अब फिर से द्वितीय आदर्श वाचन है ये, क्योंकि हमने जो कविता इसको 2 बार आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो दूसरी बार में फिर से वैसे ही आएगा। श्रवण क्षमता का विकास, छात्राध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय, गति एवं भावानुसार कविता का वाचन किया जाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोर्ड पर हमें टॉपिक लिखना है, श्याम पट पर फूल और कांटा। फिर अनुकरण वाचन से फिर से वही आएगा, स्वर वाचन की क्षमता छात्राध्यापिका द्वारा वाचन किया जाएगा। अब ये है उसके शब्द अर्थ है ना, कठिन शब्द होते हैं, ये शब्द है और ये अर्थ है। जिसे कसर, कसर का मतलब होता है कमी। ये क्या करना होता है, हमें जो अपने प्लान बनाया वहाँ पे छोटे से पेपर के ऊपर लेके साइड से चिपकाना होता है। ये वाले सारे शब्द आपको यहाँ बोर्ड पे लिखने, इसीलिए मैंने बोर्ड वाले कॉलम में लगा रखे हैं। बोर्ड के ऊपर सारे शब्द और अर्थ आपको यहाँ पर ऐसे लिखने होते हैं और तभी बच्चे इसको देखकर अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। मे यानी वर्षा, सोहता का मतलब होता है सुशोभित होना और वरवसन यानी उत्तम वस्त्र। ये जो आपको वर्ड शब्द दिख रहे हैं सारे सारे कहाँ लिखने, हमें अपने श्याम पट पर लिखना, यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखना, तभी तो बच्चे इसको लिख पाएंगे। इसको लिखने का फायदा क्या है, शब्दकोश में वृद्धि होती है। फिर यहाँ पे वही छात्राध्यापिका द्वारा कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताए जाएंगे। और क्योंकि हमने कविता को 2 भागों में बांटा है ना, तो ये है उसका सारे शब्द, में, वर्षा, तन, शरीर, श्याम, सांवला, कसर, कमी, वसन, वस्त्र, सदा, हमेशा, पर, पंख, निज मतलब अपना, भौर मतलब भवरा, सोहता यानी सुशोभित होना, वरवसन यानी उत्तम वस्त्र और सुवास यानी सुगंध भी होता है, अच्छा निवास भी होता है। ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ब्लैक बोर्ड वर्क में आएगा। अब हमें इसका करना है भाव के, हमने जो अपना पाठ पढ़ा उसका भाव क्या है, तो उसका भाव क्या है, हमें यहाँ पर पूरी कविता का सार एकदम लाइन टू लाइन नहीं लिखना होता, हमें कोशिश करनी होती है कि कम से कम 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन के अंदर जो कविता का भाव है वो यहाँ पर हम लिख दें। तो इस कविता में फूल और कांटों के माध्यम से सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के सहज स्वभाव की व्याख्या की गई है। यानी कि फूल जो है सज्जन व्यक्ति का प्रतीक बताया तो कांटे दुर्जन व्यक्ति का प्रतीक बताया क्या कि दोनों के व्यवहार में कितना अंतर होता है। सज्जन और दुर्जन एक ही कुल में जन्म लेकर समान परिस्थितियों में पल बढ़कर भी विपरीत आचरण के होते हैं। जैसे फूल अपने आचरण यानी अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेता है और कांटा अपने आचरण स्वरूप सबके वस्त्र फाड़ता है, तो कभी किसी की उंगलियों में चुभता है, जबकि दोनों एक ही पेड़ पर लगे होते हैं। क्या होता है कि एक ही घर में
दो बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों का जो व्यवहार होता है अलग अलग होता है। एक बहुत बोलने वाला होता है, दूसरा बिल्कुल कम चुप बोलने वाला रहता है। एक व्यक्ति बहुत ईमानदार है, दूसरा बहुत ही उसके मन के अंदर बेईमानी होती है। तो कोई जरूरी नहीं कि सज्जन और दुर्जन लोग हैं जिनके व्यवहार बहुत अंतर थे, दोनों एक ही परिवार में रहते हुए दोनों का परवरिश जो है, दोनों का लालन पालन बिल्कुल एक जैसा होता है, दोनों की शिक्षा भी एक जैसी, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में अंतर होता है। जैसे फूल और कांटे एक ही पेड़ पे लगे होते, लेकिन फूल क्या करता है, उसका आचरण क्या है कि अपनी खुशबू से सबको अपनी ओर आकर्षित करना। सब लोग फूल खुश होता है, अरे वाह कितनी सुंदर खुशबू, लेकिन उसी पेड़ में उसी फूल में लगने वाला कांटा, उसका आचरण क्या है कि वो जो साथ में से लोग गुजरते हैं, निकलते हैं, उनके कपड़ों में फंस जाता है, कपड़े फाड़ देता है, किसी की उंगली में चुभ जाता है। तो जैसे फूल अपनी सुगंध से, अपने आचरण से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते और कांटा वही लोगों को दुख पहुंचाते, बिल्कुल वैसे ही सज्जन व्यक्ति भी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। और जो दुर्जन होता है वो अपने व्यवहार से दूसरों को नुकसान सदैव पहुंचाता रहता है। वास्तव में व्यक्ति को बड़प्पन देने के लिए केवल कुल की बड़ाई ही पर्याप्त नहीं है, अपितु व्यक्ति में गुण गरिमा होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति बहुत ही अच्छे ऊंचे खानदान का तभी उसके अंदर गुण होंगे। हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही गरीब हो, है ना, बहुत ही नीची जाति का, लेकिन उसके अंदर भी गुण होते हैं। तो हमारे लिए कोई कहीं भी लिखा हुआ नहीं, किसी किताब में किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी महान पुरुष ने नहीं कहा है कि हमारे जो अच्छे गुण होते हैं वो हमारे अच्छे संस्कार, हमारे जो अच्छे हमारे अंदर ईमानदारी वाला गुण है, दूसरों के प्रति दया भाव है, वो अच्छे कुल के कारण आते हैं। कहीं भी ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। हमारे अंदर गुण कुलों के कारण नहीं आते हैं, कुल बड़ा होने से हमारे अंदर गुण भी बड़े नहीं होते। अब इसका जो भाव प्रश्न, यानी कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है उसके भाव प्रश्न है भाव समझने की क्षमता का विकास। पहला प्रश्न क्या लिखा हमने, फूल किसके प्रतीक है, सज्जन व्यक्ति के। अब ये क्या है, हमने क्वेश्चन पूछा टीचर ने, बच्चों ने आंसर दिया, फिर वही आंसर हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि सज्जन व्यक्ति के प्रतीक हैं। फूल का आचरण क्या है, किसने क्वेश्चन पूछा, टीचर ने, बच्चों ने आंसर दिया, सबको अपनी ओर आकर्षित करना। फिर आंसर लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, सबको अपनी ओर आकर्षित करना फूल का आचरण होता है। हमने अगला प्रश्न किया, कांटों का काम क्या है, कांटों का काम क्या है, चुभना बच्चों ने बता दिया, और यही आंसर हमने ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख दिया। फिर कांटा कहाँ चुभता है, जो कांटा है वो कहाँ चुभता है, उंगलियों में चुभता है, हमने आंसर बोर्ड पे भी लिख दिया। फिर है सज्जन के लिए क्या जरूरी नहीं है, कुल की बड़ाई करना। सज्जन व्यक्ति जो होता है कभी भी अपने कुल की बड़ाई नहीं करता, मैं तो बहुत ऊंचे खानदान से, उसी देखो मेरे इतने गुण है, कभी बड़ाई नहीं करता वो, और यही आंसर मैं अपने बोर्ड पर भी लिख दिया। इसके बाद आते हैं हमारे सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। सज्जन व्यक्ति का प्रतीक कौन। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो आपने भाव प्रश्न बनाए हैं इसके तो आंसर आपको बच्चे बताएंगे और आपको उसको बोर्ड पे लिखना है, लेकिन जो यहाँ पर आपके सौंदर्य अनुभूति प्रश्न है इसके आंसर आपको बोर्ड पर नहीं लिखने होते, बच्चों को ये दिया जाता है खुद से करने के लिए। सज्जन व्यक्ति का प्रतीक कौन है, ये बच्चे बताएंगे। दुर्जन व्यक्ति के समान किसे माना गया है, कपड़े कौन फाड़ता और भौरे क्या पीते हैं। ये 4 प्रश्न है ना, जो कि सौंदर्य, यानी कि हमने जो बच्चों को कविता का भाव बताया, ये सारे क्वेश्चन उसी भाव के अंदर से होते हैं, और बच्चों ने ध्यान से सुना, वो समझ रहे हैं, तो वो इन सारे प्रश्नों का जवाब भी आराम से दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अंतिम आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका द्वारा एक बार पुनः उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का वाचन किया जाएगा। जब हमने बच्चों को पूरा पाठ पढ़ा दिया, पूरा कविता पूरा पद पढ़ा दिया, बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए, बच्चों ने उसको नोट भी कर लिया, फिर हमने बच्चों को भाव बताने के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी किए और बच्चों ने उसका जवाब भी दे दिया, भाव प्रश्न की बच्चों ने जवाब दिया, फिर हमने कुछ सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न किए, फिर सब कुछ करने बाद फिर क्या करना, हमें फिर से उस कविता को, फिर से उस पाठ को दोबारा से बिल्कुल सही तरीके से उसके लय के साथ भाव को उसको पढ़ना, ताकि बच्चे उसे एक बार और ध्यान से पढ़ के समझ सके। फिर इसके बाद आता है कक्षा कार्य। ये आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हमारे पाठ से जुड़े हुए होते हैं, है ना सही। अब ये क्या आता है, जो क्वेश्चन जो क्लास वर्क होता है ये आपको क्लास में ही करवाना है और उसे 40 मिनट के अंदर भी करवाना है। तो हम ऐसे प्रश्नों का निर्माण करते हैं जो कि आसान हो, बच्चे जल्दी से उसको कर सकें। इसमें आप MCQ दे सकते हैं, 70-70 दे सकते हैं, सही विकल्प को चुनकर उसका निशान लगाना दे सकते हैं, क्योंकि आपको 40 मिनट के अंदर पढ़ाना भी है, होमवर्क भी देना है, बच्चों को समझाना भी है, कठिन शब्द भी लिखवाने हैं, बोर्ड वर्क भी है आपका। तो हम उन्हीं प्रश्नों का निर्माण करते हैं जो कि हमारे बच्चे इसको जल्दी से कर सकें। हमने प्रश्न क्या लिखा है पे, इस कविता में किसके बारे में कहा गया है कि दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं। फूल और कांटा, फूल और पत्ती, पत्ती और तना, जड़ और तना। फूल और कांटे, बच्चे झट से बता देंगे।
हमने दूसरा प्रश्न किया, इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है? सभी अपने कर्मों से महान बनते हैं, सभी कर्मों से ही प्यार और सम्मान हासिल होता है, बड़ा कुल होने से कोई बड़ा नहीं होता, उपयोग तो सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी अपने कर्मों से मान बनते हैं ना। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें प्यार भी मिलता है, दूसरों का सम्मान भी मिलता है, और हमारा कुल बड़ा होने से हम बड़े नहीं हो सकते। यानी इसका जो ये आंसर उपयुक्त सभी बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार सबकी आंखों में कौन खटकता है? फूल, कांटा, पौधा या पत्ती? कौन खटकता है? कांटा खटकता है। फिर हमारा अगला प्रश्न बनेगा चौथा, कांटा क्यों किसी का प्रिय नहीं होता? वह उंगलियों में छेद करता है, तितलियों के पर यानी उनके पंख कतर देते हैं, पंख जो उसको तो खराब करते हैं, उनको फाड़ देता है, कपड़े फाड़ देता है, उपयुक्त सभी ये भी सही है। कांटा जो है सारे करते हैं, उंगलियों में छेद भी कर देता है, तितलियां अगर आके बैठते हैं गलती से अगर उसके पंख में घुस गया कांटा तो पंख भी फट जाएगा, कपड़े फाड़ देते हैं। यानी इसका जो चौथा आंसर बिल्कुल सही है। कविता का उपयुक्त शीर्षक बताइए। आप शीर्षक तो आपके हिसाब से हो सकता है, सज्जन और ध्रुजन भी सही है, फूल और कांटा जो किताब में दिया हुआ है, या फिर फूल और पत्ती, फूल और तना, तो ये सज्जन और दुर्जन बिल्कुल सही इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। इसके बाद है गृह कार्य, जो हम बच्चों को घर से करने के लिए देते हैं। ये थोड़ा सा आप बढ़ा दे सकते हैं ताकि बच्चे उसको सोच के समझ के लिखे जो आपने पढ़ाया था। फूल और कांटों के व्यवहार के अंतर से कवि हमें क्या समझाना चाह रहा है? हमें सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के व्यवहार को समझाना चाह रहा है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। फिर यहाँ पर है मार्गदर्शिका हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्राध्यापिका हस्ताक्षर। मार्गदर्शिका हस्ताक्षर जिसने आपको प्लान बताया, जिस टीचर ने बताया उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। फिर निरीक्षक आपने जो प्लान बना के चेक करा, जो पढ़ाया, जो आपको ऑब्जर्व करा, उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। और यहाँ पे है छात्राध्यापिका के, यानी यहाँ पर आपके अपने सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह से जो हमारा पद पाठ योजना है, लेसन प्लान पूरा हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से और आसानी से भी समझ गए हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्ञान अभियान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका फायदा ये होता है कि आपके अपने फ्रेंड्स जिनको इसको बनाना है, जो बनाने के लिए परेशान है कैसे बनाया जाए, उनको भी इसको समझना आसान हो जाए, उसको आसानी से बना भी लेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ।